मईशत के हवाले से मामलात थे जिन पे मैं समझता था कि वजाहत भी ज़रूरी है और बात करना भी ज़रूरी है। जब ये हुकूमत 8 फरवरी तो उसके बाद आपके इल्म में है कि कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जिसको होम ग्रोन एजेंडा कहते हैं, उन्होंने कोशिश की कि IMF के फ्रेमवर्क के अलावा भी कुछ ऐसी इस्लाहात हैं जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं, जो हुकूमत की अपनी काविश होगी। और माजी के अंदर जब पंजाब में वज़ीर आला रहे शहबाज शरीफ साहब, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एक इदारा खड़ा किया, उसके तहत जो है पंजाब के रेवेन्यूज़ में इजाफा हुआ और उन्होंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। तो इस दफ़ा जो तरजीहात थी हुकूमत की, उनमें ये शामिल था कि नई इस्लाहात जो हैं वो मुतारिफ़ कराई जाएं और कोशिश की जाए कि अपने ताईं जो हुकूमत मामलात कर सकती है वो ज़रूर करे। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम था जो हुकूमती अखराजात को कम करने की एक काविश थी, और शहबाज शरीफ साहब ने अमली तौर पे इसको करके दिखाया, जिसके अंदर आपने देखा कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं, मगर एक बहुत बड़ा महकमा PWD, जिसको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, पाक PWD, उसकी तहलील जो है उस पर अमल दरामद शुरू हुआ। और वजह क्या थी कि एक करप्शन का जरिया था और बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीमों के फंड इस महकमे के जरिए लगाए जाते थे। तो उन्होंने ज़रूरी समझा कि कई सौ अरब रुपए की बचत इस तरह हो सकती है, तो इस महकमे को तहलील किया जाए। हमारे दो पुराने दोस्त, मेरे बहुत ही मोहतरम बड़े भाई शाहिद खान अब्बासी साहब और दूसरे बहुत ही मोहतरम भाई मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी बातें तो की हैं, तो इस हवाले से किया क्या है। तो मैं सिर्फ उनकी इतला के लिए अर्ज़ है, हद अदब में रहते हुए हमारे भाई हैं, कि ना तो कोई 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में कोई MNSMPs को दिया गया है, ना इसका कोई इरादा रखा है। यानी 1500 अरब रुपए का टोटल आपका PSDP जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत ही मिस इन्फॉर्म्ड है, शायद किताब ठीक नहीं पढ़ी दोनों साहिबान ने। और ये कहना कि जी ये सारा वेस्ट होता है, करप्शन में जाता है। MNSMPs बहुत ऑनरेबल लोग हैं, मेजॉरिटी उनकी। और जब पाक PWD का महकमा जो स्कीमें एग्जीक्यूट करता है वो तहलील किया जा रहा है, तो ये शाहिद साहब ने कहा जी वो अखराजात में कमी, तो अखराजात में कमी ऐसे ही होती है जब आप इस तरह के महकमों को ख़त्म करते हैं। और डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़जाना की सरबराही में। उनका काम ही ये है कि वो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पे काम करें। अब जब PWD का महकमा बंद हो गया और उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अखराजात में कमी की जा रही है, और ये गलत तासुर है, 500 अरब रुपया डेवलपमेंट स्कीमों में दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत तासुर है। इतनी एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने आज कोट की है, मैं हैरान हूं कि ये फिगर कहां से आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो काबीना के अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मरात ले रहे हैं, और ट्रैवल के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ काबीना के अरकान बल्कि वज़ीर आज़म ने खुद कभी बतौर वज़ीर आज़म ना तनख्वाह ली है ना वो मरात लेते हैं, और ये शुरू से उनकी आदत है। तो अखराजात में कमी के हवाले से काबीना ने सबसे पहले एग्जाम्पल सेट किया। फिर ये जो महकमों को जम किया जा रहा है, मैंने एक लेटर लिखा है कि कल्चर के महकमे को इंफॉर्मेशन के महकमे में जम किया जाए। किसी ज़माने में आपको याद होगा कि इंफॉर्मेशन और कल्चर एक ही महकमा था और एक ही उसका काम था। तो ये भी ज़रूरी था कि इस तरह के भी इक़दाम किए जाए। मैंने एक लेटर लिखा वज़ीर ख़जाना को, और डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की जो कमेटी है उसमें ये भी कंसिडर होगा। बहुत सारे महकमे बंद होंगे, डिविजन्स बंद होंगे, उनको जम किया जाएगा। उनका वही काम, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया मोहसिन नकवी साहब ने। उन्होंने नारकोटिक्स का जो डिवीजन है वो बंद करके उन्होंने कहा मैं इंटीरियर के थ्रू चलाऊंगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तो देखिए अखराजात में कमी तो वाज़े तौर पे की जा रही है। अब मुझे ये बताइए, आप खुद तो ऑब्वियसली आपकी बहुत बड़ी एयरलाइन है, आपको PIA का जिक्र करना चाहिए था कि PIA की जो निजकारी है तेजी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है, और इस वक्त जो पोटेंशियल बिडर्स हैं प्री क्वालिफाइड, उनको PIA की मुख्तलिफ साइट्स का दौरा कराया जा रहा है। PIA के जो एसेट्स हैं वो उनको दिखाए जा रहे हैं। तो कानून के मुताबिक ये इंशाल्लाह ताला
अगस्त के महीने में हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है बड़ी तेजी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और बड़ी शफाफ तरीके से पहुंचेगा। तो ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो निजकारी है, प्राइवेटाइजेशन है, उसमें बड़ी तेजी आई है। तो ये जरूर जिक्र करना चाहिए था कि जी एक अच्छा कदम है और इसकी तारीफ हम तवक्को रखते हैं कि आप इसकी तारीफ करेंगे। आप एक पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान के मसाइल को समझते हैं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं। आप में से एक वजीर आजम रहा है, वजीर पेट्रोलियम रहा है, एक वजीर खजाना रहा है मुश्किल तरीन हालात में, क्योंकि जब मिफ्ता साहब वजीर खजाना थे तो महंगाई तब बहुत ज़्यादा थी, आज बहुत कम हुई है। तो पिछले साल के 38% के मुकाबले में अब जब 11% हो गई है तो इसकी भी तारीफ करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उन्होंने कंजूसी से काम लिया। उनको इन इकदामात की, डाउन साइजिंग की, राइट साइजिंग की, प्राइवेटाइजेशन की, महकमों के बंद होने की, जम होने की तारीफ करनी चाहिए थी। महंगाई में जो एक खातिर खा इजाफा हो, देखिए कोई भी तबका जो होता है उसको ऑब्वियसली जब आप टैक्स लागू करते हैं तो उस पे उसकी उनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है। मगर मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए जो इस दफा 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू का टारगेट है एफबीआर का, उसको अचीव करने के लिए क्या हुआ? कई सौ अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। तो इसको इखराजात में कमी कहते हैं कि जब आप इस तरह के इकदामात लेते हैं कि हुकूमत का पैसा भी ना लगे और कई सौ अरब रुपए हुकूमत का बच जाए, ये शहबाज शरीफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। तो ये भी खुशाइन बात है, इस पे भी तारीफ बनती थी। और मैकेंजी कॉरपोरेशन जो काम करेगा वो बड़ा टॉप नॉच करेगा, दुनिया की बेस्ट फर्म्स में से एक है। तो जहां पे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है, जहां पे डाउन साइजिंग हो रही है, जहां राइट साइजिंग हो रही है, जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ मूव किया जा रहा है, तो ये तमाम वो स्टेप्स हैं जिससे देखिए इकोनॉमी की सिमत का तयन होगा कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। और मैं समझता हूं कि इस दफा वजीर आजम पाकिस्तान ने जो किरदार वो अदा कर सकते थे कि कम से कम जो है वो टैक्स लागू किया जाए। और कई दफा आप नेगोशिएशंस में होते हैं और ऑब्वियसली जब आप एक फंड के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो उनका अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। तो कई दफा डिमांड बहुत ऊपर की होती है मगर वो फिर नेगोशिएशन के थ्रू डिमांड को नीचे लाया जाता है। कई टैक्सेस जो है वो मुझे पता है कि कई टैक्सेस 45% से 35% पे लाए गए। और देखिए जो एग्जेम्पशंस दी गई हैं, मैं बड़ा क्लियर उसके ऊपर कि वजीर आजम की जाती कावे से सोलर पैनल पे कोई टैक्स नहीं लगा। लेट मी बी वेरी क्लियर कि ना सोलर पैनल पे टैक्स लगा है, ना टेक्स्ट बुक्स किताबों पे कोई टैक्स नहीं लगा, पेंशनर्स की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगा, फर्टिलाइजर पे, खाद पे और पेस्टिसाइड पे जो जरिए अद्वियात हैं उन पे टैक्स नहीं लगा। और ये बड़ा जान जोखों का काम था, आसान काम नहीं था। मगर मैं समझता हूं कि एक बाहिम्मत वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, जो ना सिर्फ इस मईशत की सिमत को ठीक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कौम खुशहाल हो और एक खुद इंसार खुद मुख्तार कौम बने। तो ऑब्वियसली फैसले कई बड़े मुश्किल थे मगर उसके अलावा आप देखें चैरिटेबल हॉस्पिटल्स पे कोई टैक्स नहीं लगने दिया वजीर आजम ने। मैं ये बिल्कुल क्लियर हूं, उसमें मैंने अपनी ये क्योंकि ये विटनेस किया तो मैं चाहता था कि आपके सामने ये रखूं। हेल्थ इक्विपमेंट पे कोई टैक्स नहीं लगा, स्टंट्स वगैरह पे। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो लागू नहीं की गई और उसको भी 60 रुपए की जो एक प्रेजेंट लेवल है उस पे मेंटेन किया गया और एक कंटिंजेंसी मेजर, एक गुंजाइश 10 रुपए की रखी गई जो लागू शायद ना हो। तो मैं समझता हूं वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप था। अब देखिए जहां पे ये सारी एग्जेम्पशंस जो हैं वो ली गई हैं कि इन तमाम शोबाजात पे, तमाम अशिया पे टैक्स ना लगे, तो इसके लिए बड़ी टफ नेगोशिएशंस भी करनी पड़ी, बड़ी जाती दिलचस्पी भी लेनी पड़ी। और मैं ये समझता हूं कि जो इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज दिया है कि जो इंडस्ट्री है उसको 38 रुपए फी यूनिट जो बिजली की फराहमी है वो बहुत बड़ा रिलीफ है, तारीखी रिलीफ है जो दिया गया है। और ये इंडस्ट्रियल पैकेज जो है इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत मदद मिलेगी। कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि जी एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लग गया। जो एक्सपोर्ट वाला टैक्स है वो सिर्फ मुनाफे के ऊपर है। कोई एक्सपोर्टर अगर मुनाफा नहीं कमाएगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो मुनाफे के ऊपर है कि मुनाफा कमाएंगे तो वो टैक्स लागू होगा। मिनिमम वेज में 15% इजाफा किया गया है, वो भी आपके सामने है। उसको 32,000 से 37,000 किया गया है। और मैं चाहूंगा कि इसका अक्रॉस द बोर्ड, मैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से भी मुल्तमिस हूं, उनसे मैंने एक मीटिंग की,
ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS से भी मीटिंग की कि मीडिया वर्कर्स, रिपोर्टर्स के हवाले से भी ये मिनिमम वेज का भी जो इतलाक है ये भी होना चाहिए, और अगर कोई डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनकी क्लैरिटी भी जरूरी है। और इस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PBA का भी और APNS का कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि रिपोर्टर्स का, मीडिया वर्कर्स का इस्तेहसाल नहीं होगा और इसमें वो भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। उस पर उनकी शुक्रगुजार भी हैं और मिल के इस चीज़ पे उनके साथ काम भी करेंगे। तो मीडिया वर्कर्स, कैमरामैन उसी में आते हैं, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, ड्राइवर्स, मीडिया वर्कर की जब मैं बात करता हूँ तो तमाम लोग उस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब ये सारी एग्जेम्पशंस भी जो दी गई हैं, सैलरीड क्लास के ऊपर बात हुई, देखिए हायर सैलरी स्लैब्स के ऊपर यकीनन जो है वो एक टैक्स की परसेंटेज लगी है और हायर साइड पे लगी है। 1 लाख रुपया तनख्वाह वाले पे 1200 रुपये जो है वो टैक्स लगाया गया है। तो जो जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है उनको मजमूई तौर पे 2400 या 2500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। एंड जैसे ये सैलरी बढ़ती है तो उसका टैक्स इंसिडेंस भी जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हुकूमत डाउन साइजिंग भी कर रही है, राइट साइजिंग कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, डिजिटाइजेशन कर रही है, ये तमाम वो स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं जिसपे वज़ीर आज़म का एक विजन है, एक एम है कि इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना। देखिए, ये PDM के दौर में डिफॉल्ट से बचा के मुल्क को इस नहज पे लाना और इस लेवल पे लेके आना कि जहाँ पे तजारती खसारा कम हुआ है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे जो पहले कभी 15 दिन के होते थे इमरान खान के दौर में, वो अब 2 महीने के ज़खायर आपके पास हैं, वो $9 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। और आपकी IT एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं। और देखिए, स्टॉक एक्सचेंज का हर रोज उसमें तेजी का होना, उसमें पॉइंट्स का इजाफा होना, नए रिकॉर्ड बनना, 78,000 क्रॉस कर जाना, ये इस बात की दलील है कि ये बजट जो है ये मुस्बत सिमत में एक कदम है और बिजनेस कम्युनिटी ने और ताजरों ने इसको एक्सेप्ट किया और ये मार्केट का एक कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आती है। तो वज़ीर आज़म का ये विजन है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का और हमें इसके बाद दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। मगर ये बड़ी टफ नेगोशिएशंस के बाद जो कंसेशंस मिले हैं वो लिए गए हैं और इकॉनमी की रिवाइवल में, इकॉनमी की आगे प्रोग्रेस के अंदर हर जो मुमकिन कदम है वो उठाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि महंगाई अगर 1 साल के अंदर 38 से 11% के ऊपर आई है और 13% एक्सपेक्टेड थी, फिर भी 11% हुई है, तो देखिए टैक्स नेट में लोगों को लाने के लिए जो नॉन फाइलर्स के हवाले से बजट के अंदर प्रोविजन रखी गई है। देखिए, आप फाइलर्स की तरफ लोगों को आना होगा, फाइलिंग की तरफ आना होगा, नॉन फाइलर से फाइलर बनना होगा। बिकॉज हमने देखिए टैक्स नेट को ब्रॉडन करना, ये नहीं हो सकता कि जो टैक्स अदा ना करें उनका बोझ टैक्स अदा करने वालों पर डले। ये अब रविश खत्म होना होगी। आपको देखिए लगभग जो है वो 30,000 जो रिटेलर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है, खुशाइंद एक कदम है और उसको वेलकम करते हैं। और हम समझते हैं कि जितनी लोग फाइलिंग की तरफ आएंगे और फाइलर बनेंगे उतना वो मईशत में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। टैक्स तो देना है और अशराफिया को जो टैक्स किया गया कोई होली काउज नहीं है, कोई एलीट कैप्चर नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि इधर इस्लामाबाद में बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया गया है, तो ये सारे अशराफिया के ऊपर टैक्स हैं जिसका बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये जरूरी समझा कि फार्म हाउसेस पे, बड़े घरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। इस्लामाबाद के अंदर ऐसी भी जगह मौजूद हैं इसी F6 सेक्टर के अंदर के 1.25 अरब रुपए के घर आपको यहाँ पे मिलते हैं, वो भी तो किसी ने खरीदे हैं ना। तो जो शख्स 1.25 अरब रुपए का घर खरीदने की हैसियत रखता है तो उसको टैक्स भी उस हिसाब से देना चाहिए। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जो शराफिया पे लगाए गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि टाइम के साथ साथ जहां जहां फिस्कल स्पेस अवेलेबल होगी रिलीफ दिया जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमी की बेहतरी सब चाहते हैं, मगर टैक्स में जो टैक्स अदा करना है वो हर कोई नहीं चाहता कि हम टैक्स अदा करें। तो इसलिए फाइलर्स की तादाद में इजाफा होगा तो टैक्स की एक बेस बढ़ेगी आपकी। टैक्स बेस के बढ़ने से और जब FBR की डिजिटाइजेशन हो जाएगी, लूपहोल्स खत्म होंगे, तो हम ये समझते हैं कि एक बड़ा रोबस्ट और एक बड़ा मौसर निजाम बनेगा टैक्स कलेक्शन का भी और टैक्स नेट को ब्रॉडन करने का भी।
तो इस हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले महीनों में जो मईशत के हालात हैं मज़ीद बेहतर होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है, तजारती खसारा कम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, महंगाई में एक वाज़े कमी है जो हुई है। तो मिनिमम वेज को बढ़ाना, ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें लीड ली कि इसको 32 से 37,000 किया गया। और तमाम मैं प्राइवेट इदारों से भी मुल्तमिस हूँ कि इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और ना सिर्फ ये, जो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% जो इजाफा है उसकी भी लीड गवर्नमेंट ने ली। पेंशनर्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। तो मैं ज़रूरी समझता था कि आज हमारे दो दोस्तों ने भी इस पे बात की, तो उनकी खिदमत में भी ये गुजारिश है कि आप हर आती जाती हुकूमत का हमेशा हिस्सा रहें। जब भी नून लीग की हुकूमत आई है और आपने बड़ा मुस्बत किरदार भी अदा किया है, मगर आज भी जब आप हमारे साथ बैठे होते थे, जिन अच्छी चीज़ों पे आप कमेंट करते थे, आज भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सराहना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है, वो आपका राइट है, मगर आपको क्या डिजिटाइजेशन पे एतराज़ है कि FBR की डिजिटाइजेशन क्यों की जा रही है? क्या PIA की प्राइवेटाइजेशन पे एतराज़ है कि क्यों की जा रही है? क्या इस बात पे एतराज़ है कि मिनिमम वेज को बढ़ाया गया है? क्या इस बात पे एतराज़ है कि 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं? क्या इस बात पे एतराज़ है कि फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे कोई टैक्स नहीं लगा, या टेक्स्ट बुक्स पे टैक्स नहीं लगा, सोलर पैनल्स पे टैक्स नहीं लगा, अद्वियात पे जो मेडिकल इक्विपमेंट है उस पे जो है वो टैक्स कोई खातिर खा ज़्यादा नहीं लगा? आपको किस बात पे एतराज़ है? अगर आपको एतराज़ है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े हैं और 2 महीने का कवर है, क्या आपको एतराज़ है कि महंगाई 11% पे आई है? आपको एतराज़ किस बात पे है? आपको एतराज़ इस बात पे है कि तजारती खजाना कम हुआ है? तो ये कुछ चीज़ें जो सराही जानी चाहिए थी। मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को, उन्होंने भी कैमरे के ज़रिए हमारे तक पैगाम पहुँचाया, तो हम भी कैमरे के ज़रिए गुजारिश करते हैं कि जो सराहने वाली बातें हैं उनको सराहा जाए, और जो अवाम के हक़ में फ़ैसले किए गए हैं उन पे बात की जाए कि जी ये अच्छे आपके मुस्बत जो हैं वो इक़दाम आप कर रहे हैं। तो ये कुछ इक़दाम थे जो मैं चाहता था कि एक इस पर मज़ीद क्लैरिटी भी आ जाए। और वज़ीर-ए-आज़म का जो विज़न है कि इस मुल्क में मिडिल क्लास को और जो मुतवस्सित तबका है उसको सपोर्ट करना है और शराफिया पे टैक्स लगाना है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये टैक्स फाइलिंग का सिस्टम जब बेहतर होगा, FBR की डिजिटाइजेशन होगी, तो आप देखेंगे कि जो हमेशा से हर हुकूमत की ख्वाहिश होती थी कि टैक्स नेट को ब्रॉडन भी किया जाए, टैक्स के निज़ाम को मौसर भी किया जाए, पहली दफ़ा होने जा रहा है। और जो एग्जाम्पशन भी दी गई हैं बड़ी सोच समझ के, बड़ी अरक्रेजी के बाद दी गई हैं। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो मईशत मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। जिस तरह डिफ़ॉल्ट के दहाने से बचा के हम इस पॉइंट पे लेके आए हैं, इकॉनमी बेहतर होगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला एक खुद मुख्तार, खुशहाल और एक रोशन मुल्क बनेगा, और इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। टैक्स देना हर पाकिस्तानी पर जो है वो जब लगता है तो वो फ़र्ज़ है कि जिन तबकात पे टैक्स लगाया गया है वो टैक्स की अदायगी भी करें। तो इसके लिए एक मौसर निज़ाम जो है वज़ा किया गया है और कोशिश की गई है कि शराफिया पे ज़्यादा टैक्स लगे और गरीब आदमी पे कम लगे। जिस तरह मैंने कहा कि 1 लाख तनख्वाह वाले पे 2500 रुपये टैक्स है, जब तनख्वाह 10 लाख से तजावज़ करती है उस पर टैक्स आता है। इस बात को तस्लीम करना चाहिए। ये नहीं हुआ कि 20,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह वाले पे टैक्स लगे। जिस तरह मिनिमम वेज की मैंने बात की, हुकूमत का काम था कि मिनिमम वेज को बढ़ा के 37,000 किया है, तो उस पर इंशाल्लाह ताला अमल दरामद में भी अपना किरदार अदा करेंगे। सिस्टम भी है कि अब ये जो वफाकी वज़ीर है हमारे तवानाई के, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत करप्शन है SDO एक्सीएल लेवल पे, नीचे लाइनमैन पे, तो इसकी भी निगरानी का जी बिल्कुल सोच रहे हैं। प्राइवेट बिजली भी ले सकते हैं जो लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। इस पे वज़ीर तवानाई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो जो एनर्जी के हवाले से प्राइसेस हैं उस पर बड़ी तफसील से आपको आगाह करेंगे। मगर ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसमें इंतहा की करप्शन हुआ करती थी और अभी भी जो है वो उसमें खातिर खा कमी हुई है, मगर उसको प्राइवेटाइज करने के हवाले से प्रपोज़ल आ चुका है। उसमें कुछ दिनों में मज़ीद पेशरफ्त होगी। इन बोर्ड्स को तहलील करके तो प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड बनाए जाएंगे
और उसमें बड़े स्किल्ड इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, जो माहिरीन हैं उनको लाया जाएगा, और तभी जाके आप देखेंगे कि ये जो डिस्कोस हैं ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। तो इस हवाले से जो है वो तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, इस पे वज़ीर तवानाई ने मुकम्मल वर्किंग कर दी है और एक तफसीली ब्रीफिंग वो आपको देने जा रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि कल सुबह जो है वो ब्रीफिंग तवानाई के हवाले से बिजली के बिलों पे वो दे दी जाए। और दो हमारे भाई हैं जिन्होंने एक पार्टी बनाई है। देखिए, बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने, हमारी पार्टी ने, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा एक बड़े दिल का मुजाहरा किया, हमेशा वज़ादारी का मुजाहरा किया, और कभी मैं नहीं समझता कि कोई वजह दी कि पार्टी को छोड़ा जाए। वज़ीर आज़म बनाया, लाहौर से बाई इलेक्शन अपने भतीजे की, अपने बेटे की सीट पे बाई इलेक्शन लड़ाया, उनकी हमशीरा अभी भी सेनेटर हैं, तो उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, मुशर्रफ दौर में भी, ये न्याजी दौर में भी, तो उनकी खिदमात बिल्कुल उनका इतराफ़ है। मगर मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने हमेशा बड़ी इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार के साथ उनको डील किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टी बनाना हर किसी का हक है, मगर हक़ाइक़ को मस्ख़ करना हक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया और बजट के हवाले से गलत तासुर दिया गया कि जी 500 अरब जो है वो MNAs को मिल रहा है, ये बंद होना चाहिए। भैया, आप दोनों भी गवर्नमेंट में रहे, कितना फंड MNAs MPs को आप देते थे वो भी देख लें। ये 500 वाला तो एक फिगर आपने पता नहीं कहाँ से घड़ा है। तो मैं तो फिर कहूँगा कि PWD की ख़त्म होने को, PIA की निजकारी को, इन तमाम मामलात को, FBR की डिजिटाइजेशन को, इनको वेलकम करना चाहिए, बल्कि अपने पार्टी के मंशूर का हिस्सा बनाना चाहिए। जी, ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यह बड़ा आपका अहम सवाल है, और इसमें देखिए जिस तरह हम अब लिस्टें बनने जा रही हैं कि FBR के अंदर एक मुकम्मल तौर पे 22वें स्केल तक जो है करप्ट अफसरान की लिस्ट बनी और अच्छे अफसरान की लिस्ट बनी, अच्छे अफसरान को ऑनर किया गया। मैं समझता हूँ अगर पाक PWD में ये कमीशन का सिलसिला जो चल रहा था, अफसरान की लिस्टें बनेंगी, तो आगे जाके अगर कोई मामला सामने आता है और ये बात साबित होती है कि किसी ने जो है वो इतनी करप्शन की है, तो बिल्कुल उसको भी कानून के दायरे के अंदर आना चाहिए। देखिए, पॉलिटिशियंस का मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल, देखिए पॉलिटिशियंस ने वो नैब हो, मुशर्रफ दौर की, वो इमरान न्याजी साहब की नैब हो, सबसे ज़्यादा रगड़ा मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस को लगा है। मगर आपकी बात बजा है कि अगर पाक PWD में ये करप्शन थी और ये कमीशन लिया जाता था, तो इस हवाले से ज़रूर एक जो है वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आनी चाहिए। देखिए, मैं बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो 200 यूनिट प्रोटेक्टेड यूनिट्स थे और इजाफी यूनिट्स डाल के अगर लोगों से इजाफी बिल वसूल किया गया है, मैं सारा दिन हल्के में इन मसाइल को डील करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस पर वज़ीर तवानाई की मुकम्मल तवज्जो है, और कल जब तफसीली ब्रीफिंग देंगे तो मैं उनसे गुजारिश ये भी कर दूंगा कि वो इस पॉइंट के ऊपर भी जो है वो अवाम को ब्रीफ करें कि इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी बोलो। जी, इतना बड़ा डिफरेंस है, बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन लोगों को, आम लोगों को उसका फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर पहुंच रहा है तो उसका भी रीजन क्या है? क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा इस तरह का। और दूसरी बड़ी बात ये है कि बजट के हवाले से
उन्होंने बजट की मंजूरी में हमारा बड़ा साथ दिया। मैं समझता हूँ कि उनके बगैर शायद बजट मंजूर ना हो सकता था, तो वैसे इत्तेफाक करते हैं तो उन्होंने इसको बजट को मंजूर किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी हमने दूर किया। तो देखिए, रोटी का सस्ता होना आप आज जाके देख लें। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो महंगाई में एक वाज़ेह कमी आई है, पिछले साल हालात बहुत मुश्किल थे। 38% महंगाई से 11% पे आना, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि फ्यूल प्राइसेस में पिछले एक माह में 30 से 35 रुपये कमी की गई, बट इंटरनेशनल मार्केट से वो लिंक्ड है। जब बैनुल-अक़वामी सतह पे ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वो फ्लक्चुएट करती हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि वाज़ेह कमी की गई। और आपने देखा महंगाई का बहुत बड़ा लिंक आपके रुपए के इस्तेकाम से भी होता है। आपकी करेंसी जितनी डी वैल्यू होती है उतनी महंगाई बढ़ती है। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। उसमें पीडीएम दौर में जो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया गया, आपने देखा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की सतह जो है वो मुस्तहकम रही। अगर ये उसी तरह फ्लक्चुएट करती रहती कि कभी 300 तो कभी 312, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता। तो महंगाई में कमी में एक बहुत बड़ा फैक्टर एक्सचेंज रेट का स्टेबल होना है, जो पीडीएम दौर में कर दिया गया था। स्मगलिंग पे काबू पाया गया। आज भी एंटी स्मगलिंग ड्राइव बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं और मज़ीद भी पहुँचेंगे। मैं टैक्स के हवाले से रोशनी डाल चुका हूँ कि वो क्लियर है किन एरियाज़ पे लगाया गया है, किन एरियाज़ पे नहीं लगाया गया। इस हवाले से एक परसेप्शन जल्दी क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली टैक्स कोई नहीं देना चाहता, मगर टैक्स देना भी जो है वो कौमी खिदमत में शामिल है, और वो टैक्स की अदायगी होगी तो ये मईशत आगे बढ़ेगी। उस्मान जुबैर साहब, एक मिनट मैडम है। सर, मेरा आपसे सर ये सवाल है कि आज आपके जो दोस्त हैं जिनका आपने जिक्र किया, उन्होंने टैक्स के हवाले से एक बात बोली कि इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को इस्तिस्ना दी गई है। तो सर क्या वजह है कि आप ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों आपसे बात कर रहे हैं टैक्स नेट में? नहीं, देखिए ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मतलब ये मैं करता हूँ। ये देखिए, ये इसमें बहुत सारा शुहदा का कोटा है। आपको पता है कि पाक फौज जो अपने शुहदा हैं उनकी वेलफेयर के लिए बहुत काम करती है, घर बनाती है, फ्लैट्स बनाती है, उनके पेरेंट्स को, बेवाओं को, बच्चों को वो लुक आफ्टर करते हैं। तो उस हद तक इस्तिस्ना दिया गया। और देखिए मैं आपको बताऊं, जो ब्यूरोक्रेसी है, आप इस वक्त अगर दुनिया में कंपेयर करें हमारे 22वें स्केल के अफसर की तनख्वाह और दुनिया में तनख्वाह या जो प्रोफेशनल्स आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, बड़ा फ़र्क है। तो एक ब्यूरोक्रेट जो 22वें स्केल में रिटायर होता है, पूरी उम्र के बाद 35 साल की सर्विस के बाद एक प्लॉट उसकी पूरी ज़िंदगी की कुल कमाई होती है, जो ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शुहदा के हवाले से या कुछ ब्यूरोक्रेट जो पूरी उम्र पाकिस्तान को देते हैं और वो एक प्लॉट एंड पे हासिल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैं इसको मुनासिब कदम समझता हूँ। और वक्त आने पे अगर कुछ शिफ्टिंग किसी वक्त की जाएगी तो इसमें डिफ्रेंसिएशन ज़रूर आनी चाहिए, मगर शुहदा के हवाले से और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई मजीद ड्यूटी या टैक्स लागू होना चाहिए। जी बहन मेरी, आप बताइए। खातून को मौका नहीं मिला जी। देखिए मैं बड़े अदब के साथ, और हमारे बुजुर्ग हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त कदर, दोनों की बड़ी इज़्ज़त कदर करते हैं, एनपी की भी और JUIF की भी। देखिए अगर इलेक्शन का कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, इलेक्शन के कवानीन मौजूद हैं। मगर ये कह देना कि जी इलेक्शन असर नौ कराए जाएं, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन 2029 में अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। और मौलाना साहब को भी, AMP को भी मैं कहता हूँ, दोनों की हम बेहद इज्जत करते हैं कि अब जो सियासत के अंदर आगे वे फॉरवर्ड है मुज़ाकरात के जरिए, पार्लियामान के जरिए है। आए बैठें, बातचीत करें, मुल्की मामलात पे, मईशत के ऊपर, तमाम मामलात के ऊपर बातचीत करें और बातचीत के जरिए इस मुल्क को आगे लेकर चलें। इस वक्त जो है मुल्क में आम इंतखाबात की ना गुंजाइश है, ना इसका कोई जवाब जी। देखिए मैं आपको बताऊं, किफ़ायत शारी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब मुकम्मल तौर पे कारबंद हैं। और हमारे बहुत से लोग शिकायत करते हैं जी कि अब हमारी टिकटों की भी उन्होंने वो कर दी है मियाद की, जितनी टिकटें होंगी और इकॉनमी क्लास में ट्रैवल होगा और फ़लाँ तनख्वाह नहीं लेंगे, फ़लाँ नहीं करेंगे। उनकी हमेशा से ये पॉलिसी रही है और किफ़ायत शारी से मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा मैसेज भी जाता है, बड़ा फ़र्क भी पड़ता है और मज़ीद भी पड़ेगा। दूसरा सवाल आपका क्या था इसके साथ जुड़ा हुआ?
हाँ देखिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए मिनिमम वेज के बढ़ने से और अशराफिया के ऊपर टैक्स शिफ्ट होने से बड़ा फ़र्क पड़ा है। देखिए, मैं अब ये खुद नुमाई की बात नहीं है, ये जो पैकेट वाले दूध हैं इस पर टैक्स लगा है। वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे की भी एक कंपनी है, तो ये नहीं देखा गया कि टैक्स किस पे लग रहा है, और अगर एग्जाम्पशन देनी होती या कोई नीयत होती ऐसी कि जी किसी ज़ाती फ़ायदा लेना है, ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया गया। अनहार पे भी उतना टैक्स लगा है जितना बाकियों पे लगा है। तो मैं समझता हूँ कि ये देखिए, ये एक सोच है, एक नीयत है कि टैक्स देना है तो सब ने देना है, और टैक्स देना है तो कारोबारी तबके पे टैक्स लगा करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं, तो हमारे मुल्क को तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इसका बोझ, जिस तरह फार्म हाउसेस की बात हुई है, अब देखिए बहुत सारा पैसा जो है स्पेकुलेशन पे, आज हम प्लॉट लेते हैं, 20 लाख का प्लॉट है जी, 6 महीने बाद 50 लाख का हो जाएगा। हम सट्टा करते हैं, हम स्पेकुलेशन करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब आप ये प्लॉट्स की सट्टेबाजी करते हैं ना इस पे मजदूरी किसी को मिल रही है, ना मजदूर है, ना प्लांट है, ना कोई आउटपुट है। अब बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी रियल एस्टेट पे आपने टैक्स लगा दिया। रियल एस्टेट पे टैक्स इसलिए लगा है कि उसमें बहुत सारा पैसा कैश की सर्कुलेशन है, और कैश की सर्कुलेशन कब होती है? कैश की सर्कुलेशन तब होती है जब वो ऑफ द रिकॉर्ड होता है। तो ये इसलिए रियल एस्टेट को टैक्स किया गया है कि वो टैक्स नेट के अंदर पैसा आएगा, और ये जो स्पेकुलेशन है कि आप घर सस्ते करें, आप प्लॉट सस्ते करें, ये नहीं होगा कि जिसके पास 3-4 करोड़ रुपए पड़े हैं वो प्लॉट लेगा, वो 10 करोड़ कमाएगा और वो साइड पे हो जाएगा। तो ठीक है जी, देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अफ़हाम व तफ़हीम से ही मामला हल होने चाहिए और इत्तेहाद व इत्तेफाक को बरकरार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।